बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आए हैं, वायु दाब एवं पवने, एटमॉस्फेयर, प्रेशर एंड विंड्स। वायु दाब एवं पवने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैला है। जैसा हमें विदित है, हम बचपन से शुरू से जब से धरती पर जन्म लिया है तब से वायु को श्वास के रूप में लेते आ रहे हैं। हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है। तो पृथ्वी के चारों एक वायुमंडल फैला है जो अनेक गैसों से निर्मित है। हजारों किलोमीटर मोटा है आवरण है। ये गैसमय आवरण धरातल पर दबाव डालता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये कहाँ पर पाया जाता है? धरातल के नजदीक ही पाया जाता है। इसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब की खोज सर्वप्रथम ग्यूरिक ने की थी। धरातल पर प्रति वर्ग सेमी क्षेत्र पर 2.7 केजी और प्रति वर्ग इंच पर 14.7 पौंड वायु का औसत भार होता है। वायु का ये भार वायु दाब मापी के पारे को 29.9 इंच या 760 ऊपर उठा सकता है। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला है तापमान, टेम्परेचर। वायु के तापमान एवं वायु दाब में परस्पर गहरा संबंध होता है, क्योंकि तापमान वायु के घनत्व तथा भार को प्रभावित करता है। अधिक ताप होने पर वायु गर्म होकर फैलती है। इससे वायु का घनत्व कम हो जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार वायु का भार कम हो जाता है। हमने देखा है कि जब भी हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो वो चीज फैलाव ले लेती है। इसी तरह यदि वायु को गर्म टेम्परेचर देंगे तो उसका फैलाव बढ़ जाएगा, तो वायु का घनत्व कम हो जाएगा और उसका आयतन बढ़ जाएगा। इस प्रकार वायु का भार कम हो जाता है। इसके विपरीत ठंडी वायु सिकुड़ती है तथा घनत्व बढ़ने पर उसका आयतन कम हो जाता है तथा भार अधिक हो जाता है। कोई भी जिसके विपरीत क्या होता है, यदि वायु ठंडा मौसम है तो ठंडी वायु क्या होता है, सिकुड़न लेती है तथा उसका सिकुड़न होने से उसका क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है और आयतन कम हो जाता है तथा भार अधिक हो जाता है। ऊंचाई, एल्टीट्यूड। पास्कल 1643 ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है। निचली परतें अधिक सघन होती है तथा ऊंचाई पर वायु विरल होती जाती है। अतएव निचली परत में सर्वाधिक भार एवं दाब होता है, जो ऊंचाई की ओर घटता जाता है। वायुमंडल में धरातल से 5 किलोमीटर मात्र ऊंचाई तक समस्त वायु भार का 50% तक पाया जाता है। समुद्र तल के निकट प्रति 1000 फीट ऊंचाई पर 1 इंच या 34 मिलीबार वायुदाब कम होता है जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायुदाब बहुत कम होता है। फिर है जल वाष्प, वाटर वेपर। जल वाष्प वायुमंडल के निचले भाग में सीमित होता है, क्योंकि हमने देखा है कि कहाँ पर क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल जैसी सारी गतिविधियां हो रही है, जहाँ मनुष्य रह रहा है और सब तरह की जो गतिविधियां होती है वो क्षोभमंडल में ही होती है। तो जलवाष्प वायुमंडल के निचले भाग यानी कि क्षोभमंडल में सीमित है। यह गैसों की अपेक्षा हल्की होती है और शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु हल्की होती है, अतः सरलता से ऊपर उड़ जाती है। जो चीज हल्की होती है वो ऊपर उड़ जाती है तथा वर्षा कराती है। स्थल पर शुष्क वायु के कारण वायुदाब अधिक होता है। स्थल पर टेम्परेचर सीधे सूर्य की किरणें सीधे स्थल पर आती है तो स्थल का भाग होता है जो गर्म हो जाता है, तो वहाँ के जो वायु होती है वो शुष्क होती है, तो वह शुष्क वायु के कारण वायुदाब अधिक होता है और सागरों पर वाष्प की अधिकता के कारण दाब कम पाया जाता है। इसके बाद है गतिक कारक, डायनामिक फैक्टर्स। अश्व अक्षांश के उच्च दाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के क्षेत्र ऐसे ही हैं जहां वायु दाब का नियंत्रण तापमान के बजाय गतिक कारकों से होता है। कहाँ पर? अश्व अक्षांश के उच्च दाब से। उच्च दाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के क्षेत्र ऐसे ही हैं जहां वायु दाब का नियंत्रण तापमान के बजाय गतिक कारकों से होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें विषुवतरेखीय क्षेत्रों से फैलकर अश्व अक्षांशों में उतरती है तथा उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र से भी पवनें अश्व अक्षांशों में नीचे उतरती है। इससे वहां उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। वायुदाब की पेटियां। भूमंडल पर वायुदाब के कारकों की भिन्नता के कारण वायुदाब का विषम वितरण होना स्वाभाविक है।
भूमंडल पर यानी कि हमारे पृथ्वी के भाग पर वायुदाब के कारकों की जो भिन्नता है, अलग-अलग जगह अलग-अलग वायुदाब जो पाया जाता है, उसका वायुदाब का विषम वितरण होना स्वाभाविक है। तथापि वायुदाब को 7 पेटियों में प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहला है विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। जैसे नाम से ही विदित है कि निम्न वायुदाब है ना? तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 और दक्षिणी। कहाँ पर? विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में है ना? अक्षांशों के मध्य ये एक ताप जनित पेटी है। कहाँ है? विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। यहाँ वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण तापमान सदैव ऊंचे रहते हैं तथा वायुदाब कम रहता है। जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो दाब कम होगा। इस क्षेत्र में गर्म धरातल के संपर्क से वायुमंडल की निचली परत भी गर्म हो जाती है। जब धरातल गर्म हो जाता है तो उसके वायुमंडल की जो निचली परत है वो भी गर्म हो जाती है, जिससे वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों से ठंडी एवं भारी वायु नीचे उतरने लगती है। जब वो हल्की वायु ऊपर उठेगी तो ऊपरी भारी वायु नीचे आती है। इस प्रकार वायुमंडल की संवहन धाराएं उत्पन्न होती है और वायु का क्षैतिज रूप से प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसे शांत पेटी कहते हैं यानी कि डोलड्रम्स। दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब की पेटियां, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 2 पेटियां स्थित है। कहाँ पर है? हम पहले तो हमने कौन सा पढ़ा था? 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। और अब हम पढ़ रहे हैं क्या? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री नीचे। ठीक है? उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में वहां पर 2 पेटियां स्थित है। यहाँ मध्य ये 2 पेटियां स्थित है। यहाँ प्राय वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं। तापमान कैसे मिलते हैं? उच्च मिलते हैं। अतः यहाँ निम्न दाब होना चाहिए, किंतु ये दोनों पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न है। विषुवत रेखा से उठी हुई पवनें इस पेटी में नीचे उतरती है और इसी प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्रों से पवनें इसी पेटी में उतरती है। फलतः यहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। इन अक्षांशों के निकट प्राचीन काल में पाल से चलने वाले व्यापारिक जलयान फंस जाते थे, जिससे जलयान में सवार घोड़ों को समुद्र में फेंक देना पड़ता था। तभी से इन अक्षांशों को अश्वक्षांश कहते थे या हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इसके बाद है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। 60 से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में स्थित ये दोनों पेटियां भी गतिजनित है। यद्यपि इन अक्षांशों में निम्न तापमान पाए जाते हैं, तथापि यहाँ उच्च दाब के बजाय निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसके कई कारण हैं। इन पेटियों के दोनों ओर ध्रुवों तथा मध्य अक्षांशों में उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। 2 उच्च दाब क्षेत्रों के मध्य एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित होना स्वाभाविक है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ध्रुवों पर भंवर उत्पन्न होता है, किंतु वहां अत्यधिक न्यून तापमानों के कारण उच्च दाब ही रहता है। अतः भंवर उपध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियां, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। ध्रुव के निकट निम्न तापमानों के कारण सदैव उच्च दाब रहता है। दोनों गोलार्धों में स्थित ये दोनों पेटियां ताप जनित है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, डोलड्रम्स यानी कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, जो 30 से 35 डिग्री उत्तर में और 30 से 35 डिग्री दक्षिण में है। उसके बाद हम देखते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, तो 60 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री उत्तर में और दक्षिण में भी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी 60 डिग्री दक्षिण से 65 डिग्री दक्षिण तक। उसके बाद है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं विंड्स। हम्फी हम्फी के अनुसार वायुमंडलीय संचार तापीय विभिन्नताओं से उत्पन्न तथा संतुलित एक
गुरुत्वाकर्षणीय परिघटना है। वायुमंडल के ऊपर क्षोभमंडल की ओर ऊष्मा का समानिक स्थानांतरण होता है। वायुमंडल के ऊपर जो क्षोभ ऊपर बोल रहे हैं कि हम क्षोभमंडल की ओर ऊष्मा का समानिक स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। इसी प्रकार निम्न अक्षांशों के उच्च अक्षांशों की ओर ऊष्मा का क्षैतिज रूप से अथवा अभिवाहनिक स्थानांतरण होता है। वायुमंडल में ऊष्मा के इस लंबवत और क्षैतिज स्थानांतरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि वायुमंडल में बड़े पैमाने पर संचार होता है। जब वायुमंडल का क्या होता है कि ऊष्मा के लंबवत तथा क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है, लंबवत तथा क्षैतिज स्थानांतरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि वायुमंडल में बड़े पैमाने पर संचार होता रहता है। जलवायु की दृष्टि से ऊष्मा का लंबवत स्थानांतरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी जलवायु की दृष्टि से क्या होता है, इसका लंबवत स्थानांतरण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मेघ वर्षण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की गति या संचार को वायु धारा कहते हैं, किंतु वायुमंडल का क्षैतिज संचार अधिक व्यापक होता है और इसे पवन कहते हैं। फ्रेंच एम टिवार्था के अनुसार पवन प्रकृति द्वारा वायुदाब की असमानताओं को दूर करने का प्रयास है। पवन को नियंत्रित करने वाले कारक फैक्टर्स कंट्रोलिंग विंड्स। पहला है दाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट। किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। दो स्थान कहीं के भी ले सकते हैं, एक तो खुला मैदान ले सकते हैं, एक कॉलोनी ले सकते हैं। देखे जाए तो दोनों जगह वायुदाब में अंतर दिखाई देगा। जब समदाब रेखाएं बहुत पास-पास स्थित होती है तब प्रवणता अधिक होती है। ये बात ध्यान देने की है कि जब समदाब रेखाएं कैसे हो, नजदीक हो, है ना, एक पास-पास हो तब प्रवणता अधिक होगी, तथा समदाब रेखाएं परस्पर दूर खींची होने पर प्रवणता कम होगी। ठीक है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि देखो 1000 1000 के बाद 1004 1008 और 1012। ठीक है, वहां पर क्या है कि समदाब रेखाएं पास पास है तो तीव्र प्रवणता है, और जहां पर 1016 के बाद 1020 और 1024 की जो प्रवणता है वो दूर दूर है, इसलिए वहां दुर्बल प्रवणता पाई जा रही है। ठीक है, दूसरा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति या कोरियोलिस शक्ति। पृथ्वी अपने ध्रुवीय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घूर्णन से विक्षेप बल उत्पन्न होता है, जो सदैव क्षैतिज वायु वेग या डिफ्लेक्शन पवन के लंबवत कार्य करता है। इस बल के खोजकर्ता फ्रांसीसी गणितज्ञ कोरियोली 1835 के नाम पर इसे कोरियोली बल कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी अपने ध्रुवीय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस प्रकार घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इस घूर्णन से विक्षेप बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप बल, जो सदैव क्षैतिज वायु वेग या डिफ्लेक्शन पवन के लंबवत कार्य करता है। इस बल के खोजकर्ता फ्रांसीसी गणितज्ञ कोरियोली के नाम पर इसे कोरियोली बल कहते हैं। तीसरा है फेरल का नियम। पृथ्वी की दैनिक परिभ्रमण गति के कारण वायुमंडलीय आवरण भी उसी के साथ घूमता है। इसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी की जो दैनिक परिभ्रमण गति है उसके कारण क्या हो रहा है कि वायुमंडल का आवरण भी उसी के साथ घूमना शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो तो कैसे घूम रही है? दाहिनी ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो कैसे घूम रही है? बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे ही फेरल का नियम कहते हैं। पवनों का नामकरण। जिस दिशा से पवनें चलती है उसके अनुसार ही पवन का नामकरण होता है। उदाहरण, यदि पूर्व की ओर से पवन आ रही है तो उसे पूर्वा, और पश्चिम दिशा से आ रही है तो उसे पछुआ कहा जाएगा। पूर्व से आ रही है तो पूर्वा और पश्चिम से आ रही है तो पछुआ। एक पहाड़ी का वह ढाल जो पवन बहने की दिशा के सामने पड़ता है तो क्या कहलाएगा? वो पवनोन्मुख या अभिमुख या सम्मुख ढाल। कौन सा? एक पहाड़ी का वह ढाल जो पवन बहने की दिशा के सामने पड़ रहा है। ठीक है, तो पवनोन्मुख, अभिमुख या सम्मुख ढाल कहलाता है।
और पहाड़ी का पिछला ढाल जहाँ पवन उतरती है तो विमुख विमुख ढाल कहलाता है। पवन का वेग, विंड वेलोसिटी, तेज गति से चलने वाली पवनें जनधन को भारी क्षति पहुंचाती है। इसका प्रमुख कारण पवन का वेग होता है। वायु के वेग तथा वायुमंडल के संबंध को निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। वायु दाब बराबर वायु वेग इंटू वेग स्क्वायर इंटू स्थिरांक। 1805 में एडमिरल बॉफर्ट ने वायु वेग मापक का आविष्कार किया था। यह मापक मूलतः नाविकों के प्रयोग के लिए बनाया गया था और इस मापक पर 0 से 12 तक के अंक दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 0 से लेकर 12 तक के, जिससे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 17 कर दिया गया है। इसके द्वारा 65 नॉट से अधिक वेग मापा जा सकता है। विश्व मौसम संगठन WMO इसी मापक का प्रयोग करता है। पवनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। पवनों के चलने के अनुसार उन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला है जो पवनें वर्ष भर निश्चित रूप से चलती है, उन्हें प्रचलित पवनें, निश्चित पवनें, स्थायी या सनातनी पवनें या ग्रहीय पवनें कहते हैं। कौन सी पवनें? जो वर्ष भर एक निश्चित रूप से अपनी गति से चलती रहती है, तो प्रचलित पवनें कहेंगे, निश्चित पवनें कहेंगे, स्थायी या सनातनी या ग्रही पवनें कहते हैं। दूसरी होती है जिन पवनों के चलने का क्रम मौसमी या अनिश्चित होता है, तो उनको बोलेंगे हम अनिश्चित पवन। अब हम पढ़ेंगे स्थायी, सनातनी या ग्रही पवनें, परमानेंट और प्लेनेटरी विंड्स। डोलरम्स या शांत पवन की पेटी। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में निम्न वायु दाब की पेटी स्थित है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो कैसा होगा? दाब कम होगा। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में। उष्ण धरातल के संपर्क में वायुमंडल की निचली परत गर्म होती है। जब धरातल उष्ण रहेगा तो वायुमंडल की निचली परत जो कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। ये वायु फैलकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है। जब ये वायु फैलेगी तो कहाँ पहुंचेगी? कि ऊपर की ओर पहुंच जाती है और ऊपरी परतों की ठंडी व भारी वायु नीचे की ओर उतरने लग जाती है। इस प्रकार वायु का लंबवत रूप से संचार होता है, क्षैतिज गति नहीं होती। इस पेटी में कोई हलचल नहीं होती, इसलिए शांत पेटी कहते हैं। व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। ये पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलती है। इन्हें उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर से पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। समुद्रों में निर्बाध रूप से चलती है। ये पवनें प्राचीन काल में पाल युक्त जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवन कहा जाता है। देखो इसमें क्या था कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश में चलती है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलती है। और उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है। समुद्रों में ये निर्बाध रूप से चलती है। ये पवनें प्राचीन काल में पाल युक्त जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवन कहा गया। उसके बाद है वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें हैं। फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है और 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली ये पवनें पछुआ पवनें कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का वेग भी अधिक होता है। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य 40 डिग्री पर इनको बोलते हैं गरस्ता चालीसा। क्या बोलते हैं 40 डिग्री पर? गरस्ता चालीसा। 50 डिग्री पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री पर चीकती साठा। इनके नाम है 40 डिग्री पर गरस्ता चालीसा, 50 पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री पर चीकती साठा। इसके बाद है ध्रुवीय पवनें, पोलर ईस्टर्लीज।
ये पवनें ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। कैसे चलती है? इनकी गति क्या होती है? ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। ध्रुवों पर पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अतः इन पवनों की दिशा परिभ्रमण दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। सूर्यातप पेटियों के स्थानांतरण के साथ ही ध्रुवीय पवनें भी उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकती है, किंतु इनमें पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की भांति अक्षांशीय परिवर्तन अधिक नहीं होता है। ध्रुवीय पवनें तीव्र और बहुत ठंडी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें नॉर्'ईस्टर कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं इसे ध्रुवीय पवनों को। पोलर स्टर्लीज, ये पवनें ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर कहाँ चल रही है? ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर। ध्रुवों पर पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अतः इन पवनों की दिशा परिभ्रमण दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और सूर्यातप पेटियों के स्थानांतरण के साथ ही ध्रुवीय पवनें भी उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकती है। किनकी पेटियों के साथ ही? सूर्यातप पेटियों के स्थानांतरण के, जैसे सूर्य की पेटियां जब वो गति करती है, उसके साथ ही ध्रुवीय पवनें भी उत्तर एवं दक्षिण की ओर गति करती है, किंतु इनमें पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की भांति अक्षांशीय परिवर्तन ऋतुक्रम से अधिक नहीं होता है। ध्रुवीय पवनें तीव्र और बहुत ठंडी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें नॉर्'ईस्टर कहते हैं। इसी के साथ ये लेसन पूरा हो गया। अगले लेसन के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो 5 साल पुराना तो नहीं है। को तुझे ये शक्ल देखी हो जिसने, यार अब देख लेना, कोई नहीं पहचान सकता कि तो विठल है। ये तो क्या देख ही ले रहा है। मोटे मोटे गाल लग रहे हैं। मेरे भी आ रहे हैं और तेरे भी आ रहे हैं। हम्म